नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने दिसंबर 2025 के 10 सबसे अहम करंट अफेयर सवाल हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि हर सवाल की तह तक जाकर उसके पीछे की कहानी, उसके मायने और भविष्य पर उसके असर को समझना है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से हाल की घटनाओं का एक्सरे करने जैसा होगा, ताकि हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे इन सब को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहला सवाल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ा है, जिसने भारत के ग्रामीण परिदृश्य को मतलब एक तरह से बदल ही दिया था। MGNREGA 2005 को अब किस नए कानून से बदला गया है? इसका सही जवाब है रैमजी एक्ट 2025। पर यह सिर्फ एक छोटा नाम है। इसका जो पूरा और आधिकारिक नाम है वो जानना बहुत जरूरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025। VBGOGR, रैमजी एक्ट। हाँ, संक्षेप में VBGR एक्ट कहा जाता है। यह बिल 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था और काफी बहस और विपक्षी विरोध के बीच ये अगले 2 दिनों में ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। और राष्ट्रपति की मंजूरी? वो इसे 20 दिसंबर 2025 को मिली, जिसके बाद इसने आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ले ली। यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो इस नए कानून में MGNREGA की तुलना में क्या बड़े और मतलब मुख्य बदलाव किए गए हैं? देखिए, इसमें 5 बड़े बदलाव हैं। पहला तो सबसे सीधा है, अब हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। 125 दिन मतलब 25 दिन ज्यादा? हाँ, 25% की सीधी बढ़ोतरी। अच्छा, पर 25 दिन ज्यादा काम का मतलब है ज्यादा खर्च। तो इसका बोझ कौन उठाएगा, केंद्र या राज्य? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और यही दूसरा बड़ा बदलाव आता है, खर्च का नया मॉडल। एक वार्षिक मानक आवंटन मतलब एनुअल नॉर्मेटिव एलोकेशन प्रणाली शुरू की गई है। ये केंद्र राज्य के बीच लागत साझाकरण मॉडल पर काम करेगी, जो आमतौर पर 60-40 का होगा। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 है। लेकिन इसमें एक पेंच है, अगर खर्च आवंटन से ज्यादा होता है तो उसे राज्य सरकारों को वहन करना पड़ सकता है। अच्छा, तो राज्यों पर भी एक जिम्मेदारी डाली गई है। बिल्कुल। और मजदूरों के अधिकारों का क्या मजदूरी समय पर मिलेगी? तीसरा बदलाव उसी से जुड़ा है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। और अगर समय पर रोजगार नहीं दिया जाता तो वो जो कानूनी बेरोजगारी भत्ते का पुराना सुरक्षा कवच था वो बरकरार रखा गया है। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक शिकायत हमेशा सुनने को मिलती थी कि MGNREGA के चक्कर में खेती के मौसम में मजदूर नहीं मिलते। क्या इस नए कानून में इसका कोई हल निकाला गया है? हाँ, और ये चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे कृषि, बुवाई और कटाई के मौसम में साल में कुल 60 दिनों तक के लिए इस योजना के तहत काम को स्थायी रूप से रोक सकते हैं, ताकि खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहें। बिल्कुल। हालांकि 125 दिनों की पूरी गारंटी इस अवधि के बाहर पूरी करनी ही होगी। और पांचवा बदलाव मुझे लगता है तकनीक से जुड़ा होगा। हाँ, पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। इसमें बायोमेट्रिक आधार आधारित प्रमाणीकरण है, कामों की जियो टैगिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और सबसे जरूरी ग्राम सभाओं के माध्यम से अनिवार्य सोशल ऑडिट। तो ये तो हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा बड़ी आर्थिक तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक में रेपो रेट पर क्या फैसला हुआ? MPC ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती की है, जिससे ये अब 5.25% पर आ गया है। 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती? हाँ, ये फैसला 3 से 5 दिसंबर 2025 को हुई 58वीं MPC बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। सर्वसम्मति से मतलब सभी सदस्य इस पर राजी थे? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कटौती इसलिए की गई क्योंकि महंगाई ऐतिहासिक रूप से काफी कम थी और विकास दर मजबूत होने के बावजूद थोड़ी नरमी के संकेत दे रही थी। तो RBI ने एक तरह से विकास को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया। लेकिन इस कटौती के बावजूद RBI ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल रुख का मतलब है कि वो भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रख रहा है।
मतलब वो ये नहीं कह रहा कि आगे भी कटौती होगी, वो कह रहे हैं हम देखेंगे, आने वाले आंकड़ों पर फैसला करेंगे। अच्छा। और इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ रेट 5% हो गया है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट 5.50% हो गया है। ये तो काफी तकनीकी शब्द है। हाँ, पर ये रेपो रेट के साथ एक कॉरिडोर बनाते हैं। अब अर्थव्यवस्था से हटकर पर्यावरण की बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। 2025 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा पानी का संरक्षण या पुनर्चक्रण करता है। बिल्कुल। ये किया कैसे उन्होंने? IGI एयरपोर्ट ने ये उपलब्धि 16.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज को रिसाइकिल करके हासिल की है। 16.6 मिलियन लीटर? हाँ, और साथ ही 625 वर्षा जल संचयन इकाइयों मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स का उपयोग करके। वाह। चलिए, अब जमीन से आसमान के बाद समंदर की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए और एक सफलता। भारत को 2026-27 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की कैटेगरी बी सदस्यता के लिए फिर से चुना गया? भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IMO कहते हैं, उसकी कैटेगरी बी के लिए फिर से चुना गया है। इस चुनाव में क्या कुछ खास था? इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत को इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले। 169 में से 154 वोट। सबसे ज्यादा? हाँ, ये भारत के वैश्विक समुद्री मामलों में बढ़ते प्रभाव और उसकी विश्वसनीयता को दिखाता है। अब थोड़ा सिनेमा जगत की बात करते हैं। भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव IFI 2025 कहाँ हुआ? 56वां IFI अपनी परंपरा के अनुसार पणजी, गोवा में ही आयोजित किया गया है। ये 2004 से लगातार गोवा में ही हो रहा है। और इस बार का कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश था? इस साल कंट्री ऑफ फोकस जापान था। अच्छा। और साथ ही स्पेन पार्टनर कंट्री था और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री था। मतलब अब IFI का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और भी बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जो भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR किस स्तर तक गिर गई है? भारत की TFR गिरकर 1.9 पर आ गई है। 1.9? ये तो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। हाँ, ये आंकड़ा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिप्लेसमेंट लेवल वो दर होती है जिस पर आबादी खुद को स्थिर रखती है। तो इसका मतलब है कि लंबे समय में भारत की जनसंख्या में स्थिरीकरण आएगा। स्थिरीकरण का ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है। अब बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े घटनाक्रम की बात करते हैं। कौन सा भारतीय बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है? ये है फिनो पेमेंट्स बैंक। पहला पेमेंट्स बैंक? हाँ, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा। देखिए, पेमेंट्स बैंक के तौर पर ये बैंक लोन नहीं दे सकते थे। अच्छा। और जमा की भी एक सीमा थी। अच्छा। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की मंजूरी मिलने से फिनो अब अपने उधार और जमा संचालन का विस्तार कर सकेगा। मतलब वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। अब रक्षा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर। 2025 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा किस मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ब्रह्मोस का परीक्षण? हाँ, यह परीक्षण लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था, जो सेना की ताकत में एक और इजाफा है। और अब हमारा आखिरी सवाल भू राजनीति पर। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान? तो पहले दो पर कौन है? पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। लेकिन मैंने सुना है कि इस बार रैंक से ज्यादा जरूरी एक और बात है। आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ रैंक नहीं, बल्कि एक तमगा है। भारत ने इस साल मेजर पावर यानी प्रमुख शक्ति की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है। मेजर पावर? हाँ, पहले भारत मिडिल पावर की श्रेणी में था। तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। बहुत बड़ा। ये भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को साफ साफ दर्शाता है। तो आज हमने ग्रामीण रोजगार कानून में बड़े बदलाव से लेकर RBI की मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति तक 10 अलग अलग क्षेत्रों की गहरी पड़ताल की।
बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे तकनीक, अर्थव्यवस्था और नीति ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हमने आईएफआई में एआई फिल्म फेस्टिवल और सरकार के क्वांटम इकोनॉमी रोडमैप जैसी चीज़ों पर बात की, उसे देखते हुए आने वाले दशक में ऐसा कौन सा एक क्षेत्र होगा जहां पारंपरिक कौशल या ज्ञान तकनीक के कारण कम होने के बजाय और भी अधिक मूल्यवान हो जाएगा?